अध्याय 7 सैंडस्टोविंग या बालू भराठी सैंडस्टोइंग। जून 2005 में सिंगरेनी कंपनी की गोदावरी खानी 9/7 कोलियरी में बॉटम सेक्शन का पानी पार्टिंग तोड़कर टॉप सेक्शन में घुसने से 17 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ने जांच के दौरान यह पाया कि बॉटम सेक्शन में सैंडस्टोविंग ठीक से न करने के कारण वहां पानी भर गया था। कोर्ट ने सिफारिश की है कि किसी भी सेक्शन को बंद करने से पहले ओवरमैन और असिस्टेंट मैनेजर जांच करके लिखित रिपोर्ट देंगे कि कितनी दूर तक स्टोविंग हुई है और फांक तो नहीं छूटा है। जिस किसी ने सैंड स्टोविंग वाली खान में काम किया है वो जानता है कि स्टोविंग तेजी से कराने में और ठोस रूप से कराने में ओवरमैन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। उपरोक्त दुर्घटना और सितंबर 2006 में भाटडी कोलियरी में हुए विस्फोट 50 मृत के बाद खान निदेशालय भी इस विषय में अधिक सतर्क हो गया है। आशा है इस अध्याय में दी गई जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। 1. खान में सैंड स्टोविंग किन परिस्थितियों में की जाती है? In what circumstances is sand stowing done in a mine? उत्तर, सैंड स्टोविंग की आवश्यकता निम्नलिखित परिस्थितियों में डीपिलरिंग करते समय गोफ में सैंड स्टोविंग की आवश्यकता होती है। 1. नदी, नाले, तालाब, रोड, रेलवे लाइन, बस्ती के नीचे डीपिलरिंग करनी है। 2. मोटी सीम में डीपिलरिंग करनी है, 4.5 मीटर से मोटी। 3. कंटीग्यूअस सीम, समीपी सीम की डीपिलरिंग करनी है। 4. ऊपर की सीम वर्जन है, कोयला नहीं निकाला गया है या उसमें डेवलप किए पिलर खड़े हैं परंतु नीचे की सीम की डीपिलरिंग करनी है। ओवरमैन्स हैंडबुक 5. रूफ में वाटर बेयरिंग स्ट्रेटा है, उन्हें टूटने से बचाना है। 6. सीम में स्वतः दहन की अधिक संभावना है। 7. सीम में बम्प की अधिक संभावना है। 8. सीम अत्यधिक गैसी है, डिग्री 3 और वो डिग्री 2 में जिसमें गैस अधिक निकलती है। केविंग तरीके से डीपिलरिंग करते समय गोफ में भरी गैस अचानक आयतनों में आकर खतरा पैदा कर सकती है। 9. जाल के स्तर ऐसे हैं कि एयर ब्लास्ट का खतरा है। 10. ऊपर वाली सीम में आग लगी हुई है। 11. वर्किंग्स पुरानी हैं, पिलर कमजोर हैं और गैलरियां बहुत चौड़ी व ऊंची हैं। ऐसे में एडवांस स्टोविंग करके वर्किंग्स को स्थिर किया जा सकता है। 12. लॉन्गवाल एडवांसिंग पद्धति से कोयला निकालना है। 2. सैंड स्टोविंग के लिए क्या व्यवस्था करनी पड़ती है? संक्षिप्त में बताइए। एक्सप्लेन ब्रीफली द अरेंजमेंट्स टू बी मेड फॉर सैंड स्टोइंग। उत्तर, सैंड स्टोविंग के लिए व्यवस्था 1. बालू पानी की सप्लाई, नदी किनारे से बालू टिपिंग डब, ट्रक या एरियल रोड वे द्वारा खान तक लाकर बंकर में गिराई जाती है। पानी भूमिगत भाग से पंप द्वारा सरफेस टैंक में आता है। पानी कम पड़े तो नदी से भी पंप करके लाया जाता है। 2. बालू बंकर व पानी की टंकी। बालू बंकर सरफेस पर ऐसी जगह बनाया जाता है कि स्टोविंग एरिया के राइज में पड़े ताकि बालू पानी ढाल से बाय ग्रेविटी फेस तक पहुंच सके। बंकर ऐसे साइज का बनाया जाता है कि उसमें 2 दिन की खपत जितनी बालू समा सके। बंकर के नीचे शूट से बालू मिक्सिंग कोन में गिरती है जो कीप के आकार का होता है। गेट का खाप घटा बढ़ाकर बालू की मात्रा नियंत्रित की जा सकती है। पानी की टंकी से पानी पाइपलाइन द्वारा मिक्सिंग कोन तक लाया जाता है। 3. मिक्सिंग चैम्बर, जिस जगह मिक्सिंग कोन स्थित होता है उसे मिक्सिंग चैम्बर कहते हैं। मिक्सिंग कोन के ऊपरी भाग में लगे छिद्र युक्त गोलाकार पाइप से तेजी से निकलता पानी बालू से मिक्स होकर नीचे स्टोविंग पाइपलाइन में जाता है। बालू में मिश्रित कंकर पत्थर मिक्सिंग कोन पर लगी जाली द्वारा लिए जाते हैं, रोककर एक तरफ गिरा दिए जाते हैं। समय पर ये ऊपर सरफेस में उठा
सैंड स्टोविंग या बालू भराठी मिक्सिंग चैम्बर में बत्ती व वेंटिलेशन की अच्छी व्यवस्था रखी जाती है। मिक्सिंग चैम्बर में पानी व बालू की मात्रा नापने के लिए क्रमशः वाटर मीटर व ली रिकॉर्डर। फेस में सुपरवाइजर से निर्देश प्राप्त करने के लिए टेलीफोन या सिग्नल व्यवस्था एवं सैंड फ्लशर के बैठने की जगह की व्यवस्था भी होती है। पानी टंकी सरफेस बालू बंकर स्टेपल पिट शाफ्ट वाटर मीटर टेलीफोन मिक्सिंग सैंड फ्लशर की सीट कोन ली रिकॉर्डर जाली कंकड़ पत्थर छत से बेंट वाई मिक्सिंग चैम्बर स्टोविंग पाइपलाइन चित्र। सैंड स्टोविंग प्लांट की रूपरेखा किसी प्लांट में मिक्सिंग चैम्बर तक पहुंचने के लिए स्टेपल पिट न बनाकर सरफेस से इंक्लाइन खोदा जाता है। कहीं मिक्सिंग कोन की बजाय फ्रेंच डिजाइन का मिक्सिंग ट्रफ लगाया जाता है जिसमें बालू पानी का अनुपात सही रखने की स्वचालित व्यवस्था होती है। 4. स्टोविंग पाइप लाइन 125 से 150 मिलीमीटर व्यास की स्टोविंग पाइप लाइन मिक्सिंग चैम्बर से शाफ्ट द्वारा या बोरहोल द्वारा भूमिगत भाग में प्रवेश करती है। ये पाइप कास्ट आयरन के 3 मीटर लंबे व फ्लैंज वाले होते हैं। पाइपलाइन हालेज रास्ते से दूर रखी जाती है ताकि बालू लीक होकर हालेज लाइन जाम न कर दे। अक्सर उसे डिस्ट्रिक्ट तक रिटर्न हवा रास्ते से ले जाते हैं। फेस में MS पाइप प्रयोग किए जाते हैं क्योंकि वे हल्के होते हैं। स्टोविंग पाइपलाइन का ओवरमैन्स हैंडबुक ले आउट ऐसा रखा जाता है कि उसे लगातार ढाल मिलता रहे और कहीं भी तीखे मोड़ न हो। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट 1:7 से कम न हो। 5. बॉक्सिंग फेस में एक स्लाइस कोयला कट जाने पर खूंटे खड़े करके बम्बू मैटिंग या बोरे का बैरिकेड या बॉक्सिंग खड़ा किया जाता है। 6. टेलीफोन फेस से सैंड फ्लशर को बालू पानी चालू बंद करने या घटाने बढ़ाने के निर्देश देने के लिए फेस के नज़दीक टेलीफोन फिट किया जाता है। 7. ड्रेनेज बालू ठीक से पैक हो। इसके लिए यह आवश्यक है कि पानी बॉक्सिंग से निकल जाए, कहीं रुके नहीं। पानी मेन सम्प तक पहुंचने से पहले उसमें से बालू नीचे बैठ जाए। ऐसी व्यवस्था भी की जाती है। से रेजिंग के हिसाब से बालू पानी की आवश्यकता डीपिलरिंग से निकलने वाले प्रति टन कोयले के लिए कितनी बालू भरनी होगी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि डेवलपमेंट में गैलरी की चौड़ाई खड़ाई कितनी रखी गई थी, अर्थात डेवलपमेंट में कितना प्रतिशत कोयला निकल चुका है। परंतु मोटे हिसाब से डीपिलरिंग के प्रति टन उत्पादन पर 1.8 टन बालू लगती है। बालू पानी का अनुपात आयतन के हिसाब से लगभग 1.5 होता है। इस हिसाब से प्रति टन बालू के लिए 1 क्यूबिक मीटर या 1000 लीटर पानी लगता है। इस प्रकार प्रति टन कोयले के लिए 1.8 क्यूबिक मीटर या 1800 लीटर पानी चाहिए। स्टोविंग प्राय 2 शिफ्ट में ही होती हैं। 3. बालू भराठी करने के लिए फेस पर किस प्रकार का प्रबंध किया जाता है? For stowing what arrangements are made at the face? उत्तर, स्टोविंग के लिए फेस पर प्रबंध 1. स्टूक या स्लाइस कटने पर निश्चित क्रम से बॉक्सिंग बनाया जाता है। 2. स्पोर्ट खोले जाते हैं, परंतु स्टोविंग में काम करने वालों की सुरक्षा के लिए 2 लाइन खूंटे लगे रहने देते हैं। बाद में जैसे जैसे स्टोविंग होती है वे खोले जाते हैं। 3. पुराने वाग से बैरिकेड के खूंटे चटाई खोल लिए जाते हैं। 4. पाइपलाइन बढ़ाकर बॉक्सिंग में लाया जाता है कि उसका मुंह डिप तरफ से 5-7 मीटर ऊपर रहे। पाइप को कैंचियों पर खड़ा करके मुंह ऊपर उठाकर रखा जाता है। 5. टेलीफोन लाइन बॉक्सिंग के नज़दीक तक बढ़ाया जाता है। 6. तब फ्लशर को पानी खोलने को कहा जाता है। 5-7 मिनट पानी चलने के बाद बालू चालू कराया जाता है। जैसे जैसे बालू भरता जाता है बचे स्पोर्ट खोले जाते हैं। पाइप भी एक एक करके काटा जाता है। 7. स्टोविंग पूरी होने पर बालू बंद करके 5-7 मिनट केवल पानी चलाकर पाइपलाइन साफ कर लिया जाता है।
सैंड स्टोविंग या बालू भराठी 4। सैंड स्टोविंग के लिए बॉक्सिंग कैसे बनाया जाता है? फॉर सैंड स्टोइंग, हाउ इज बॉक्सिंग बैरिकेडिंग मेड? उत्तर, बॉक्सिंग बनाने का तरीका चटाई चाल बालू चटाई तल्ली खूटे तल्ली चित्र। सामान्य बॉक्सिंग काग बंधे 4 रोल 3 मीटर बैटिस एक्स चटाई रोला काग ड्रेनेज लेवल चित्र डिप साइड बॉक्सिंग। सामान्य बॉक्सिंग चाल व तल्ली में थोड़ा खांजा काटकर 1.5 से 2 फुट 45 से 60 सेंटीमीटर अंतर पर खूंटे खड़े करके उनमें रोला ब्रैटिस या चटाई बैम्बू मैटिंग कांटी से ठोककर बॉक्सिंग बनाया जाता है। खूंटे इस प्रकार खड़े किए जाते हैं कि उनके निचले छोर कुछ बाहर तरफ निकले रहें। खूंटे लगभग 15 डिग्री झुकाकर खड़े किए जाते हैं। जरूरत के अनुसार चटाई डबल कर देते हैं या कहीं कहीं एक तह बोरा व एक तह चटाई भी लगाते हैं। नीचे चटाई अंदर तरफ मोड़कर रखी जाती है। एंट बॉक्सिंग या डिप साइड बॉक्सिंग। डिप साइड का बॉक्सिंग या ड्रेनेज लेवल से सटा बॉक्सिंग विशेष मजबूती का बनाया जाता है कि बर्स्ट न हो। 3 मीटर पर काग खड़े करके उनमें आड़े रोले फंसाए जाते हैं व बीच में चाल से तल्ली तक पुराने रस्से के पंथे भी दिए जाते हैं। ब्रैटिस और बम्बू मैटिंग चटाई डबल कर दिया जाता है, अर्थात 2 तह ब्रैटिस की और 2 तह बम्बू मैटिंग की। ओवरमैन्स हैंडबुक 5। स्टोविंग डिस्ट्रिक्ट में सरदार ओवरमैन को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? टू व्हाट पॉइंट्स शुड द माइनिंग सरदार ओवरमैन पे अटेंशन फॉर स्टोइंग इन द डिस्ट्रिक्ट? उत्तर, स्टोविंग पर सरदार ओवरमैन द्वारा निगरानी 1 स्टूक या स्लाइस कटने के बाद जल्दी से जल्दी स्टोविंग की जाएगी। 2 स्टोविंग पूरी करेंगे, खाली जगह गैप नहीं छोड़ेंगे। 3 स्टोविंग चाल तक टाइट करेंगे। पाइपलाइन शुरू में लंबी रहेगी, जैसे स्टोविंग होगी। पाइप एक एक करके खोले जाएंगे। पाइप का मुंह उठाकर स्पोर्ट करके रखेंगे और जाम नहीं होने देंगे। पाइप के अंत में होस पाइप लगाकर चाल के नजदीक का खाप भरा देंगे। अगर लेवल स्लाइस के तरीके से काम होता है तो स्लाइस के बीच में एक जगह आधी ऊंचाई की एक रोक बैरिकेड बनवाएंगे। 4 बॉक्सिंग मजबूत बनवाएंगे कि बर्स्ट न हो। 5 स्टोविंग बार चालू बंद नहीं कराएंगे। बंकर टंकी में बालू पानी पर्याप्त होने पर ही स्टोविंग शुरू कराई जाएगी। स्पोर्ट समय से खोले जाएंगे। वो बैरिकेड के अंदर से फालतू सामान पहले ही हटा लिया जाएगा। 6 बालू चालू करने से पहले व बालू बंद करने के बाद पानी चलवाकर पाइपलाइन साफ कराएंगे। 7 गोफ का मुंह काग खूंटे से बांधकर स्पोर्ट टाइट रखेंगे। बॉक्सिंग के अंदर कुछ खूंटे छोड़ेंगे ताकि पाइप लगाते खोलते समय खतरा न हो। 8 टेलीफोन बॉक्सिंग के नजदीक ही रखेंगे ताकि सैंड फ्लशर बालू का शूट खोलने वाला को पानी घटाने बढ़ाने के निर्देश आसानी से दिए जा सकें। 9 बॉक्सिंग ज्यादा चौड़े नहीं रखेंगे। चौड़े बॉक्सिंग में बालू फैलाने के लिए बालू पानी पतला करना पड़ता है, कम स्टोविंग होती है। नोट 1 महीने में एक बार मैनेजर द्वारा रीजनल इंस्पेक्टर को एक रिपोर्ट जाती है कि स्टोविंग सेक्शन से कितना कोयला निकला, कितनी स्टोविंग होनी थी, कितनी स्टोविंग हुई, क्या स्टोविंग में कोई लैग है, यदि है तो कितना। रिपोर्ट इसलिए मांगी गई है कि मैनेजर स्वयं इस बात पर विचार करे। 2 यह जरूरी है कि सर्वेयर बालू की मात्रा की नाप ठीक करे। गोदावरी खानी के डिजास्टर जून 2005 के बाद अब स्टोविंग डिस्ट्रिक्ट सील करने से पहले ओवरमैन व असिस्टेंट मैनेजर से भी रिपोर्ट लिखवाई जाएगी। सैंड स्टोविंग या बालू भराठी 6 सैंड बंकर में फंसी बालू को किस प्रकार छुड़ाया जाएगा? हाउ विल सैंड स्टक अप इन द बंकर बी रिलीज्ड? उत्तर, बालू बंकर की जाम सैंड छुड़ाना पानी की धार मारकर अथवा बाहर से लंबे छड़ से या रस्से में लटकाए भार
रेक से बालू छुड़ाने का प्रयास करेंगे। पूरी कोशिश करेंगे कि किसी व्यक्ति को बंकर में घुसने की आवश्यकता न पड़े, परंतु यदि जरूरी हो जाए तो हाथ पकड़ने के लिए बाहर से लोहे का मजबूत रस्सा लटकवाएंगे और सेफ्टी बेल्ट प्रयोग करेंगे। यदि बंकर साइड में यू ब्रैकेट लगे हैं तो उनकी मदद ली जाएगी, लगाया जाएगा। यह काम सरदार ओवरमैन की निगरानी में किया जाएगा। नोट: सैंड स्टोविंग के साथ डीपिलरिंग का तरीका पिछले अध्याय में दिया जा चुका है। बोर्डर्स 2 परमी की राम कर्व फ्री